नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 10 वर्ष बहुत लंबा अंतराल होता है, लंबा कालखंड है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 10 साल का राजकाज मिलता है एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते। प्रमुख तो भारत में खैर राष्ट्रपति है, लेकिन मैं राष्ट्र प्रमुख इस सेंस में कह रहा हूं कि वो रियल जो पावर होती है उनके पास होती है, तो भारत में वो प्रधानमंत्री के पास है। जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे वाही शख्स थे जिन्होंने 10 साल से ज्यादा उस पोस्ट पे काम किया, बल्कि 1964 तक 17 साल करीब करीब हो जाते हैं। इंदिरा गांधी करीब करीब 14 वर्ष, मनमोहन सिंह 10 वर्ष, और अब मोदी भी कंप्लीट करने जा रहे हैं 10 वर्ष। किसी भी देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में 10 साल एक लंबा कालखंड होता है। लेकिन जहां मनमोहन सिंह का कालखंड, इंदिरा गांधी का कालखंड या नेहरू जी का, सबके अपने अपने ब्लेमिश हैं, दोष हैं। नेहरू जी के समय में चाइना की जो वॉर हुई है, हम उसे नहीं भूल सकते। इंदिरा गांधी के समय में जहां 1971 का युद्ध जीता, लेकिन इमरजेंसी का एक दाग है। मनमोहन सिंह बहुत अच्छा किया, बल्कि 2014 और 2019 के बीच में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है भारत की, वो 75 सालों की किसी भी कालखंड में सबसे अधिक है, जो कि 8% से भी ज्यादा पड़ती है। 2014 से 2019 के बीच की जो ग्रोथ है जीडीपी की, दैट इज द बेस्ट पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 75 ईयर्स। उसके बाद कुछ सब प्राइम क्राइसिस भी आया, जिसको मनमोहन सिंह ने झेला है। ये 10 वर्ष बहुत टॉपसी टर्वी रहे हैं। यहां नोटबंदी भी थी, अधपका एक फल जीएसटी के रूप में था। इसके बाद लॉकडाउन्स थे, बहुत कुछ झेलना पड़ा। कुछ डिसीजन विम्सिकल तो कुछ ठीक भी, लेकिन ओवरऑल जहां देश को एक ऐसे राजा की जरूरत होती है जो उदारवादी हो, सौहार्द क्रिएट करे, वही इन 10 सालों में संसद हो या संविधान ध्वस्त होते नजर आए, इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त होती नजर आई, लोगों का विश्वास व्यवस्था के प्रति कम होता हुआ नजर आया, और भारतीय समाज का जो विभाजन था, धार्मिक और जातीय, वो और गहरा हो गया। ऐसा धार्मिक विभाजन मुझे लगता है आजादी से 1-2 दशक पहले आरंभ हुआ था, और उसके बाद भारत बंट गया था। जब भी कोई समाज धर्म के आधार पर बंटना शुरू हो जाए और उसके अंदर एक बाइफर्केशन या ट्राइफर्केशन की लाइंस क्लियर हो जाए, तो समझिए आने वाला वक्त इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे 70-75 सालों की जो मेहनत थी, जो हमारी कमाई हुई दौलत थी, जिसके सहारे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके लिए अगर शुक्रिया जिसका अदा करना था, वो भारत के लोकतंत्र और भारत के जो फोर फादर्स थे, जिन्होंने संविधान भी बनाया था और आजादी की फाइट भी की थी, उनको करना चाहिए था। अदरवाइज तो भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी को मार्केट नहीं किया। गरीब ये भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी गरीबी का मार्केटिंग किया। ये शर्मनाक था। गरीब तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे, देवगौड़ा साहब भी थे, गुजराल साहब भी थे, मनमोहन सिंह भी थे, चरण सिंह भी थे, चंद्रशेखर भी थे। बहुत गरीब लंबी लिस्ट है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरीबी को मार्केट नहीं किया, इन्होंने किया। जब भी इस भारत में 2 लिस्ट बनेगी, एक उदारवादी राजाओं की और एक निरंकुश राजाओं की, तो एक बात तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी का नाम उदारवादी राजाओं की लिस्ट में कभी नहीं आएगा। यही सब्जेक्ट है, 10 वर्षों में क्या खोया क्या पाया। मोदी जी ने संसद में कुछ बोला बोला और उठ के चले गए। अच्छा होता विदाई के समय दूसरों को भी सुन लेते, पर शायद सुनने की प्रवृत्ति ईश्वर ने उनको दी नहीं, और दी हो तो उसको उन्होंने निभाया नहीं। हमारे साथ जो विद्वान इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, राजू विलियम्स साहब, राशिद जहीर साहब, अधीर रोहत साहब, अनिल सिन्हा जी, आप सबका स्वागत है। समय की बाध्यता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपना फीड 7 से 8 मिनट के अंदर पूर्ण कर लेंगे। उसके बाहर नहीं जाएंगे तो बाकी सबको बराबर रूप से बोलने का मौका मिलेगा। राजू विलियम्स साहब, सबसे पहले आपके पास 10 साल कैसे गुजरे, और मोदी जी ने एक विदाई भाषण दिया और चले गए, काश दूसरों को भी सुन लेते।
देखिए, ऐसा इस बात पे, इन बिंदुओं पे बहुत बार चर्चा पहले भी हो चुकी है। ये उसको ना दोहराए जाने का रिस्क लेते हुए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जब उन्होंने ये भाषण दिया, 50 मिनट के करीब का है, तो वो उसका इसमें एक सिंबलिज्म एक इन्वॉल्व है। वो है कि एक भारतीय जो पार्लियामेंट है, जिसको जिसके इमेज को देखते हुए हम बड़े हुए, और उसके अंदर जैसे मोदी जी ने फरमाया था कि भाई पंडित नेहरू के हवाले से, कि वहां पे उनकी वो जो स्पीच थी जब हमें आज़ादी मिली, वहां से लेके आज तक, और उसको जब आप इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद जब करते हैं, तो थोड़ा सा वो तो महसूस होता है। मैं यहाँ बैठे महसूस करता, हर हसास इंसान जो है हिंदुस्तानी है, वो इसको महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी पुराने को जो छोड़ते हैं जब हम, तो उसकी कोई वजह होती है, और जो नया जहां पे जाते हैं, वो एक फ्यूचर, एक आपका ऐसा है कि उसमें कुछ नई संभावनाएं हैं, कुछ नई चीजें हैं जो हमें उत्साहित करती हैं। जो पुराना है उसने तो छूटना ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस बिल्डिंग के को छोड़ने के पीछे, उसके पीछे जो एक एक मानसिकता है, वो ज्यादा मायने रखती है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो इनका भाषण है, मैं उसको देखता हूं। उन्होंने इसका जिक्र किया, नेहरू जी का जिक्र किया, अपने इंदिरा जी का किया, राजीव गांधी का किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री थे। अच्छी से यहां तक बिल्कुल सही है, अच्छा है। लेकिन उसी भी भाषण में जब वो ये आग्रह करते हैं सांसदों को कि आप नए भवन में आए, नया सत्र है वहां पे आए और पूरा समय दें, और साथ में एक वो छोटा सा जुमला बोलते हैं कि ये रोना धोना तो चलता रहेगा, करते रहिए। ये बात मुझे, मैं बड़ी असुविधा महसूस करता हूं इसको सुन के। ये किसको बोला उन्होंने? ये रोना धोना कौन करता है? जब आप ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आप जो विपक्ष है, जो सत्ताधारी पक्ष के साथ नहीं है, आप उसको एक नीचा दिखा रहे। लोकतंत्र की स्पिरिट तो ये नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा इसमें तो विपक्ष का सम्मान है। और वही सम्मान जो नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के, राजीव गांधी के समय से देते आए हैं, और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं हमारे। लेकिन जैसा आपने कहा अपनी प्रस्तावना में कि ऐसी चीजों से उन्होंने उस स्पिरिट को, उस आत्मा को, वो क्या कहते हैं कि तो नुकसान पहुंचाने वाली बात, उसको कम करके आंकने वाली बात, जो कि एक इस पद पे, वरिष्ठ पद पे प्रधानमंत्री 10 साल से, उनके मुंह से ऐसी बात जो करनी हो शोभनीय नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप विपक्ष के लिए ऐसे शब्द यहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो एकदम से समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक 10 साल का जो कार्यकाल है, उसमें भी आपने विपक्ष को बहुत कम आंका, विपक्ष को वो सम्मान नहीं दिया, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं और आज भी हो रही हैं। तो ये गैर लोकतांत्रिक है। तो ये जो चीजें हैं कि एक तरफ आप एक उदार नेता का एक प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक कदरों कीमतों में विश्वास करता है, और दूसरी तरफ उसी इन द सेम ब्रेथ, उसी भाषण में आप विपक्ष को कम करके आंक रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये सही नहीं है। यही वजह है कि जो उन्होंने बोला, जो अच्छी बातें भी करी, उसको भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते कि ये तो रिटोरिक है, बोलने के लिए बोल दिया, इसके पीछे इनका मन नहीं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कार्यप्रणाली यही रही इनकी, देखिए बात तो सीधी सी है कि 10 साल में जो हुआ है, इंस्टीट्यूशंस को जो धक्का लगा है, तो वो लगा क्यों है? तो उसके पीछे एक विचारधारा है। ये जो सत्ता पक्ष है, उसकी एक विचारधारा है जो कि लोकतंत्र की में भावना रहत है। वो जैसे मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि भाई वो
मोदी जी जो है ये इनकमिंग कॉल फैसिलिटी नहीं है, आउटगोइंग अपनी बात। और ये भी एक गैर लोकतंत्र का स्वभाव है। लोकतंत्र का स्वभाव का ये है, उसका मूल स्वभाव है वो अकोमोडेटिव है, वो जिए और जीने की सोच जो है उसको विश्वास। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें कि भारत लोकतंत्र क्यों यहाँ पे इस डेवलप हुआ, उसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं, वो हमारी संस्कृति और हमारा धर्म और दूसरा सदियों से लोगों का एक साथ मिलजुल के रहना, चाहे बाहर के थे चाहे लोकल थे। तो वो जो चीज है उसकी वजह से लोग, तो पार्टी जो सत्ताधारी है, जो पॉलिटिक्स है, जो करते हैं, तो उनका तो कोशिश यही होनी चाहिए, हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो इस भावना को, इस आत्मा को लोकतंत्र की, उसको आगे लेके जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर प्रश्न जो है उठते हैं। और मैं इतना निराश नहीं हूं इस सारी स्थिति को जो 10 साल में हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो भारत के लोग जनसाधारण हैं, जन मानसिकता है, उसके अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप एक इलेक्शन आने दीजिए तो वो इनको चलता करेंगे, ये मेरा मानना है। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं, मैं निराश नहीं हूं। और जो उन्होंने कहा उसको मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, जो सही बात उन्होंने करी उसको भी, और जो नहीं, उससे उनका जो मूल स्वभाव है वो सामने आता है, उनकी विचारधारा सामने आती है। जी, मैं अधीर साहब आपके पास आऊंगा, फिर मैं अनिल जी और राशि